तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीडीपी का चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू करने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर है ये है आपका विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो देखिए इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है, आज चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है, बालक की इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो ये पैडालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कितने भी सीडीपी पढ़ लीजिए, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। और इसके लिए हमें जो है उन कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। तीसरा, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़े से भूलकर भी तूतराक नहीं करेंगे। चौथा है, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। सबसे पहले इसमें से पॉजिटिव सेंटेंस निकालते हैं। तो देखिए थर्ड और फोर्थ जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव कीवर्ड देख लीजिए। प्रताड़ित जो होता है ना, एक नेगेटिव कीवर्ड होता है। तो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो नेगेटिव कीवर्ड देखिए, इसको हम लोग दोनों काट देते हैं। क्वेश्चन दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है सी में कि समझाने के साथ साथ आपको भी उस पर अपने आप में लागू करना है, ठीक है। आप भी जो है दूसरों से तू तरा करके बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पॉजिटिविटी जो है आंसर सी है। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की उपयुक्त आयु क्या है। 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 और 18 से 25। तो 2 से 6 वर्ष जो होता है ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। गला, नाक, आँख, जीभ। आंसर ई हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। पहला, कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, संभव है दृष्टिकोण में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे विकास और वृद्धि समझ लीजिए। विकास जो होता है ना, ये बच्चा का जब गर्भ में रहता है ना उसी समय स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जब मरता है ना तब तक चलते रहता है, क्योंकि ना ये विकास मतलब हर तरीके का चीज़ आ जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है इसमें। जैसे कि आपका व्यवहार में चेंज हो गया, ठीक है, या कुछ किसी भी तरीके का चेंजेस देखने को मिल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहते हैं। और वृद्धि क्या होता है ना, जब इंसान का हाइट या वेट का इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। तो आकार में परिवर्तन जो है ये आपका विकास से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले आप किसी काम को करते थे तो वो बहुत ही अच्छे से नहीं करते थे। अब मान लीजिए करते करते आप एक्सपर्ट हो गए तो कार्य क्षमता में वृद्धि, ये भी विकास हो गया। आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, आपका स्वभाव चेंज हो गया, ठीक है, आपका देखने का नज़रिया चेंज हो गया, ये सब विकास में आता है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप इनमें से क्या चुनेंगे। प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व। अब देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है विकास का रिपोर्ट तैयार करना है, वृद्धि का नहीं। जब वृद्धि का नहीं करना है तो हम लंबाई क्यों मापेंगे, उसका वजन क्यों मापेंगे, है ना। उनके आकार में होने वाले परिवर्तन को क्यों देखेंगे, हम क्या देखेंगे, उनमें जो रुचि, उनकी जो व्यवहार में जो चेंजेस हो रहा है उसको देखेंगे। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तारपूर्ण प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो ईमानदार, यहाँ पे व्यक्तियों की उदाहरण नहीं देना है, ना ही कठोर दंड देना है, नेगेटिव कीवर्ड है, इसको हटा देते, ठीक है। ईमानदारी का महत्व पर विस्तार पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। अरे उससे अच्छा हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास की सबसे जटिल व्यवस्था क्या है। शिशुकाल, किशोरावस्था, युवा पौरावस्था और वृद्ध पौरावस्था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, किशोर व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ आदि ऐसे प्रबलन भावनाएं जो है विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है। किशोर अवस्था, पौरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो ये आपको पता है, ये
क्वेश्चन जो है या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके की जो फीलिंग है ना, ये आपका किशोर अवस्था में आता है, एडल्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः ये विचार संबंधित है, अतः का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका निरंतरता का सिद्धांत, जो कि जिंदगी भर चलते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, यानी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट है, मानव का विकास निम्न से किस पर निर्भर होता है, उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, वृद्धि पर सॉरी पता नहीं अचानक कैसे हिचके आ गया हमको। नेक्स्ट है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, उस उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, पहला कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, या विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता का अनुभव करने की इच्छा रखते हैं, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, पौड़ा। आप सबका पता है इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर अच्छे शिक्षक में, प्राथमिक स्तर पर अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता और शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका धैर्य और दृढ़ता हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे क्या होना चाहिए, तो धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बाल विकास के सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन काफी इजी आता है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा है सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा बोल रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा बोल रहा है विशिष्ट से समान की ओर, चौथा बोल रहा है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। ये क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में कई बार पूछा है, ठीक है। तो हम आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि बाल विकास का सिद्धांत क्या क्या होता है। जैसे कि एक सिद्धांत जो होता है निरंतरता का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा विकास जो कभी नहीं रुकता है। आपको तो पता होगा कि विकास जो है ये जो है गर्भ अवस्था से स्टार्ट होता है, जो कि मरणोपरांत तक चलते रहता है। तो ये क्या हुआ, निरंतरता का सिद्धांत है जो कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। दूसरा हो गया आपका व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, मतलब आपको पता है कि हर एक व्यक्ति का में डिफरेंसेस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी जो है डिफरेंसेस कहते हैं। यानी हर एक बालक में विकास और वृद्धि जो रहता है वो अलग अलग रहता है, जिसको हम लोग व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत कहते हैं। फिर विकास क्रम की एकरूपता होती है, यानी विकास की गति जो होती है ना, ये एक जैसा ना होने, मतलब कि अलग अलग जो व्यक्ति में देखा गया है कि अलग अलग जो रहता है आपका विकास होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग विकास क्रम की एकरूपता कहते हैं। इसी तरीके से देखिए कि विकास जो है ये हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होता है। फिर एक होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, ठीक है। फिर होता है आपका विकास जो है एकीकरण का सिद्धांत होता है। तो ये सब जो है हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, शिष्यावस्था में और पौड़ा अवस्था में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो याद रखिएगा बाल्य अवस्था हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अपने कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। पहला बोल रहा, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या
चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। और चौथा है अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। इसमें से ये स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसको भी हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। ये बोल रहा है कि अभिभावक उस विद्यालय से अपने बच्चों को, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। हमारा स्टेटमेंट बी जो है ये बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डोनाल्ड, मिलर, नेक्स्ट है पियाजे, चौथा बंदूरा और वाल्स ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा बंदूरा और वाल्स हो जाएगा। ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत का संबंध जो है बंदूरा और वाल्स से है। नेक्स्ट है मानव विकास के संबंध में पुनः बुलंद सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पुनः बुलंद सिद्धांत पहला ऑप्शन है डोनाल्ड और मिलर, दूसरा है बंदूरा और वाल्स, चौथा तीसरा है पियाजे और मिलर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डोनाल्ड और मिलर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा पुनः बुलंद का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंदूरा और वाल्स और डोनाल्ड और मिलर जो है पुनः बुलंद सिद्धांत हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉरी डोनाल्ड और मिलर, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? पहला विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, आंसर बी हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत कहलाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। तो याद रखिएगा एकीकरण का सिद्धांत मतलब क्या हुआ? एक बालक जो है पहले पूरे हाथ को फिर अंगुली को फिर हाथ को और अंगुलियों को एक साथ चलना सिखाता है, इसको हम लोग एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विकास जो है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है तथा संबंधित है। तो देखिए ये क्वेश्चन बोले थे आपको कि पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम आंसर ए हो जाएगा इस निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा दिए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? सभी छात्रों में विकास एक ही, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे हम लोग व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत देखे थे कि हर एक छात्र में जो है विकास अलग अलग होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है आपका कि अपने छात्रों आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, कि आधे बच्चों में विकास एक दिशा में होगा परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में होगा। नेक्स्ट है सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए नहीं जाना, ये विद्यालय शैक्षणिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आपकी कक्षा के एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है, आप उसके विषय में पाते हैं कि पता करते हैं तो पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बोला करता है। तो आप उस छात्र के विषय में नींद में से क्या विचार देंगे? पहला, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, अवसर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे पूरा बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय की ये मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ऐसा तो नहीं होता है, आपको पता है। नेक्स्ट है उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो आंसर डी हो जाएगा। भाई आप वही बोलोगे ना जहाँ आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डोनाल्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 प्रमुख अवयवों में बांटा गया है डोनाल्ड और मिलर के अनुसार। पहला जो है ना ये अभी आपका अभिप्रेरणा है, ठीक है। दूसरा जो है संकेत है जिसको लोग उद्दीपक कहते हैं। तीसरा जो है ये आपका प्रत्युत्तर है, स्वयं का व्यवहार होता है। और चौथा जो रहता है पुनर्बलन होता है जिसको पुरस्कार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की दिशा होती है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर ए हो जाएगा, विकास की दिशा जो होती है ये निश्चित होती है। नेक्स्ट है
आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसकी इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है रजनी का विकास तेजी से हो रहा है। दूसरा है रजनी में वृद्धि तेजी से हो रहा है। तीसरा है रजनी ज़्यादा काम करने लगी है। चौथा रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो अभी हम लोग देखें 5 इंच बढ़ गई है, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है उसका, ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला बोल रहा है विकास की प्रक्रिया, तो ये क्वेश्चन प्रक्रिया एक दिशा में होती है, ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा वृद्धि और विकास की क्रिया वातानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी ये दोनों अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, यानी वृद्धि और विकास को वातानुक्रम और वातावरण जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ये एक सिद्धांत था कि विकास को जो है विकास की भविष्यवाणी की जाती है, ठीक है, ये विकास का सिद्धांत था, बाल विकास का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन इनमें से किसका है? हार्लॉक का, जीन पियाजे का, ड्रेवर का, फ्राइड का। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा आपका, ड्रेवर का हो जाएगा कि विकास प्राणी में। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ड्रेवर हो जाएगा। ड्रेवर क्या कहते हैं कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होते रहता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये ड्रेवर ने दिया है। तो यहाँ पे प्रगतिशील जो है कीवर्ड हो गया, तो याद रखिएगा ड्रेवर ने क्या कहा है। तो ये था इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर है आपका वातानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कहते हैं। तो देखिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन जो रहता है बहुत ही इजी आता है, बस आपको एक बार चैप्टर को जो है डिस्कस करने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन है आपका माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंश, वातानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस सबका आपको आंसर पता है, आंसर भी हो जाएगा, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं प्रोटीन, विटामिन, जीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको पता है ये जो हेरिडिटी होती है ये जीन्स के कारण होती है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं को पुण्य योग्य है, निम्न में से किसका कथन है? बी एन झा का, एच ए पैटरसन का, जीन पियाजे का, जेम्स ड्रेवर का। तो आंसर ए हो जाएगा, बी एन झा हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाले प्रभाव नहीं है, शारीरिक लक्षण का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, चरित्र प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी शारीरिक लक्षण है वो वंशानुक्रम के कारण हो रहा है, बुद्धि पे भी इफेक्ट होता है वंशानुक्रम के कारण और चरित्र पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जैसे माता पिता रहते हैं वैसे बच्चों का भी बिहेव हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? पहला प्रत्येक नए परिवर्ष में स्वयं को समायोजित कर लेना, दूसरा अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, तीसरा लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, और चौथा है प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लक्षण नहीं है बोल रहा है, क्वेश्चन नेगेटिव है तो भाई नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, और रट्टा मारना नेगेटिव कीवर्ड है तो ऑब्वियसली आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सेटेट रहता है ना उसमें 15 मार्क्स का जो पेडालॉजी रहता है हर एक सब्जेक्ट में, वो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पेडालॉजी का जो कॉन्सेप्ट आपके पास है तो भी आप सेटेट में बिना पढ़े जो है अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 75 मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है, बाकी आपको 15 मार्क्स के लिए जो है मेहनत करना है। नेक्स्ट है आपकी कक्षा के एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफी कमजोर है, आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से वो भी कमजोर है, आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है? पहला उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता, तीसरा दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार है, तीसरा ये उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, चौथा एक विषय में कुछ ठीक से इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। तो देखिए अभी हम लोग देखे थे कि भाई वंशानुक्रम का इफेक्ट होता है, ठीक है ना, जब वंशानुक्रम का इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली पिता का जो है गुण बाप पे बेटा पे जाएगा ही, तो ये उनका वंशानुक्रम का प्रभाव है।
है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहाँ धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवादी का वातावरण है। बच्चे के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक हो सकता है, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सांस्कृतिक कारक। ठीक है, यहाँ पे संस्कृति की बात कर रहा है तो सांस्कृतिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, ठीक है, यानी अनडिसिप्लिन है। आप एक इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला है, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वो कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देते हैं। नेगेटिव इसकी वर्ड है तो ठीक है, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट है, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस से हटा दीजिए इसको। नेक्स्ट है, उसके भाषानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग भाषानुक्रम और वातावरण के बारे में पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि उसका इफेक्ट जो है बच्चे पे पड़ता है, तो पहले हम लोग उसका भाषानुक्रम और वातावरण का जो है पता लगेंगे, फिर उसके बाद उसका मार्गदर्शन करेंगे। तो ऑब्वियसली सी जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसको इलाज के लिए किसी मनोचिकित्सक के, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक क्या है, वो क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है? आदि प्रश्न के उत्तरदायी तत्व है भाषानुक्रम, वातावरण, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेदनात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक है या बाह्य कारक है या दोनों? तो भाई यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? तो देखिए, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास तथा संवेदनात्मक विकास, ये क्या हो जाएगा आपका? आंतरिक कारक हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं? पहला है, व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है। दूसरा है, जीवकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती। तीसरा है, व्यक्ति के सर्वजनीन विकास की अवहेलना हो सकती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है स्कूल, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा है धर्म, चौथा है शिक्षण विधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित दशा, तीव्र गति, क्रोधावस्था, भावना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर ए हो जाएगा, उत्तेजित दशा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कि सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। पहला है अनवरत विकास का सिद्धांत, दूसरा है विकास का गति सिद्धांत, तीसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत, चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकास का गति सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? भौतिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण, तीसरा भाषानुक्रम, चौथा ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या होता है? दूषित वातानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार, ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, आप किसी नई शिक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उपयुक्त सभी ज्ञान। आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? पहला है, सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, तीसरा है सभी छात्रों की ब्राह भिन्नताओं का पता लगाएंगे, और चौथा है इन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग सभी छात्रों की ब्राह भिन्नताओं का पता लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, छात्रों की पहचान करने के लिए उसकी ब्राह भिन्नताओं का पता लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है, भाषानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है, निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है। तो क्या है? ये जो है आंसर डी हो जाएगा। ऐसे हम आपको बता दें, जहाँ सीडीपी में या ऐसे क्वेश्चन मतलब आते हैं, 3 और चौथा रहेगा, ये सभी अधिकतर जो है वो स्टेटमेंट सही हो, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ये सभी है ना। नेक्स्ट है, आप दिल्ली के किसी केंद्र विद्यालय में शिक्षक है, आपकी कक्षा एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफी भिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, तो ऑब्वियसली वातावरण प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि
आप देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उपरोक्त सभी है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे इंग्लैंड के लोग अलग दिखते हैं, इंडिया के लोग अलग दिखते हैं, वेस्ट इंडीज के लोग अलग दिखते हैं ना, तो अलग अलग जगह के लोग का जो रहता है रंग रूप जो रहता है अलग अलग होता है, ठीक है। हाइट भी अलग हो जाता है, रंग रूप। चाइना के लोग देखिए अधिकतर कम हाइट के होते हैं ना, तो ये डिफरेंसेस जो रहता है वातावरणीय प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। समाजीकरण प्रक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोशलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, तो ये चैप्टर पे बहुत इजी है। चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन व्यक्तिकरण, तीसरा ऑप्शन उदारीकरण और चौथा ऑप्शन निजीकरण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हमें समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है, आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में, ये सभी में। तो ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे में समाजीकरण होता है, पूर्व बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, ये सभी। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला समाजीकरण है। पहला ऑप्शन है धार्मिक कट्टरता, दूसरा है जातीय प्रथा, तीसरा है राजनीतिक विचारधारा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी ये सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आपने इनमें से क्या, तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप इनमें से क्या कदम उठाएंगे। पहला ऑप्शन है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। दूसरा ऑप्शन है बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। तीसरा है बालकों में समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। पहला ऑप्शन है बच्चों को बौद्धिक विकास करने में, दूसरा है बच्चों को गृह कार्य करने में, तीसरा है बच्चों को दंड देने में। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, तो इसका आंसर क्या है कि गृह कार्य करने में या दंड देने में नहीं, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, बच्चों में के समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है, घर, सड़क, मंदिर और तालाब। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सड़क, तालाब, मंदिर तो नहीं होगा, आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से क्या बच्चों के समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा ऑप्शन है अच्छे कपड़े, तीसरा ऑप्शन है बच्चे की सुंदरता, चौथा ऑप्शन है बच्चे के अच्छे पाठ्य पुस्तक। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो बच्चों की समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है आपका खेल। बच्चे जो है खेलते हैं तब वहाँ पे अपना मतलब अलग अलग लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो ये जो है समाजीकरण का सबसे प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट है, बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन है खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है। दूसरा ऑप्शन है खेल से बच्चों में हम की भावना आती है। तीसरा ऑप्शन है खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है। और चौथा ऑप्शन है उपयोग सभी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो हमारा आंसर डी हो जाएगा कि खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना भी आती है, हम की भावना मतलब साथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों का नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है। तो ये भी आपका तीनों सही है, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है। दूसरा, ये सबसे आसान शिक्षण है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा कि बच्चों के समाजीकरण में सहायक है, ठीक है। तो एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि ये बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे, कठोर रखेंगे या स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण या सामान्य, या नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम देखें कठोर जो है नेगेटिव कीवर्ड है, तो ऐसा नहीं रखना है हमें स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत
पर, सिद्धांतों पर। तीसरा ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और चौथा ऑप्शन है सिद्धांत शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर देखिए तो करेक्ट आंसर हमारा आंसर सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। पहला ऑप्शन है बच्चों के समाजीकरण में, या भूगोल के सिद्धांतों हेतु, या आर्थिक सिद्धांत हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो खेल पद्धति आवश्यक है आपका बच्चों के समाजीकरण पे, ठीक है, बच्चों के समाजीकरण में। नेक्स्ट है किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है परिवार, या स्कूल, या मंदिर, या जंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परिवार हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत जो है ये आपका परिवार है। नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम का। दूसरा ऑप्शन है आपका विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का। तीसरा ऑप्शन है एकता एवं सहयोग की भावना का। तो देखिए विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं में अपने खिलौने को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते देखे होंगे आप। तो यहाँ पे एकता एवं सहयोग की भावना आता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेदनात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे। पहला ऑप्शन है आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये तो हटा ही दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठने के लिए नहीं कहेंगे। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासनात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। अनुकरण मतलब क्या होता है, इमिटेशन होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो परिवार एवं पड़ोस, गाँव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। तो उपयोगी तथा विकासनात्मक बनाने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। तो देखिए परिवहन या संचार साधन का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ये कहीं आ ही ठीक है। गांव एवं शहर हो गया, देश एवं राजनीति। देश एवं राजनीति की बात कहाँ से आ गया, यहाँ पे हम बच्चों के समाजीकरण के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अनुकरण की प्रक्रिया जो होती है वो उपयोगी तथा विकासनात्मक बनाने के लिए क्या आवश्यक होती है, तो परिवार एवं पड़ोस आवश्यक होती है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये किसी अनुकरण करेंगे, किसका इमिटेशन करेंगे, परिवार से करेंगे ना, बट अपने परिवार से ही सीखेंगे, आस पड़ोस का देख के सीखेंगे, इसलिए। नेक्स्ट है किसी बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन है शरीर की बनावट और स्वास्थ्य, परिवार। नेक्स्ट ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर, और चौथा ऑप्शन है उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है, क्या होती है। 3 वर्ष होती है, 5 वर्ष होती है, 8 वर्ष होती है, 12 वर्ष होती है। तो देखिए 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष के बच्चे जो है यहाँ पे उसकी समाजीकरण प्रक्रिया है तो सर्वोत्तम आयु होती है 5 वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी भी बच्चे की सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है बच्चों की शारीरिक वृद्धि पर, दूसरा ऑप्शन है बच्चे के साथी समूह पर, तीसरा ऑप्शन है बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, चौथा ऑप्शन है उपयोग में से कोई नहीं। तो हम देखें अगर देखा जाए तो सामाजिक प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। तो बच्चे की जो साथी समूह होते हैं ना उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। शिष्यावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोर अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा, ठीक है। प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण की व्यवस्था जो होती है ये बाल्यावस्था को हम लोग कहते हैं। देखिए हमारा पियाजे, कोलबर्ग एवं वाइकोस्की के सिद्धांत। तो देखिए ये टॉपिक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे हमें इस सारे पियाजे, कोलबर्ग और वाइकोस्की जो है इन तीनों मनोवैज्ञानिक का अलग अलग से क्लास करना होगा, क्योंकि ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। तीनों से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है सीटेट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वाइकोस्की का हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन जो है वाइकोस्की से हमेशा पूछा जाता है, और उसका एक ही सिंपल आंसर है, वो है आपका सोसाइटी, सोशल, ठीक है, मतलब कि सामाजिक।
वाइकॉस्की का कीवर्ड है सामाजिक। अगर कहीं वाइकॉस्की देखने को मिल जाए और सामाजिक देखने को मिल जाए तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड और ग्रीनलैंड। तो ये इसकी जानकारी बस आपको होना चाहिए कि ये स्विट्ज़रलैंड के हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट है, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है। ठीक है, तो देखिए पियाजे का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पियाजे का जब मतलब पर्सनल हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे हम लोग इसके बारे में पूरा फुल्ली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पियाजे का जो नैतिक, सबसे पहले तो याद रखिएगा जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे के द्वारा दिया है। और ये 4 व्यवस्थाओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, सॉरी 4 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। तो 4 अवस्था कौन सा है? पहला जो अवस्था है ना, इसको हम लोग इंद्रजनित कामक अवस्था कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर 24 यानी 2 साल तक का रहता है। ठीक है, तो इसी में जो है ना वस्तु अस्तित्व आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका जो आता है वो आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो कि 2 से लेकर 7 साल तक का बच्चों में देखा जाता है। 2 से 7 साल के बच्चों तक में देखा जाता है। इसमें ना केंद्रितता कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ईगो सेंट्रिज्म कहेंगे इंग्लिश में, ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो आपका मृत सक्रियात्मक अवस्था होता है। इसको कहते हैं मृत सक्रियात्मक अवस्था होता है, जो कि 7 साल से लेकर आपका 11 वर्ष तक का होता है। ठीक है, और इसके बाद जो होता है ना, देखिए इसमें क्या होता है ना, ये तर्क करना सीख जाता है। बच्चे जो है तर्क करना सीख जाता है इसमें। नेक्स्ट जो होती है मृत के बाद अमृत सक्रियात्मक अवस्था होती है। ये 11 से लेकर पौरावस्था तक होता है। ठीक है, तो ये 4 अवस्था होती है और इसके बारे में भी जो है पूरा फुली हम जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। तो बस अभी ये तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नींद में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? पहला है कॉलवर्ट ने, दूसरा पियाजे ने, तीसरा एरिक्सन ने और चौथा है स्किनर ने। तो ये कॉलवर्ट हो जाएगा। नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा जो है कॉलवर्ट ने दिया है। नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नींद में से किसका कथन है? तो अपनी समझ का सृजन करते पियाजे ने कहा या सीएस ने कहा या फ्रायड ने या रॉबर्ट ने? तो ये स्टेटमेंट जो है पियाजे का दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है? ये स्टेटमेंट किसका है? जीन पियाजे का है या आपका कॉलबर्ट का है या स्किनर का या वाइकॉस्की का है? तो ये जो है ये जीन पियाजे का है कि ज्ञानात्मक विकास जो है ये नकल पे आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अतः क्रियाओं को उनकी विकास का मूल आधार माना है? लॉरेंस कॉलबर्ट ने, दूसरा ऑप्शन है लेव वाइकॉस्की, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, चौथा स्किनर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अतः क्रिया किससे संबंधित? आपका लेव वाइकॉस्की से संबंधित है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है में से किसने नैतिक विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है लॉरेंस कॉलबर्ट और तीसरा ऑप्शन है फ्रायड और चौथा ऑप्शन है सीएस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर भी आपका लॉरेंस कॉलबर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये लॉरेंस कॉलबर्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे?
पहला ऑप्शन है सामाजिक दर्शन का, दूसरा ऑप्शन है मीडिया मनोविज्ञान का, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र का और चौथा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन से विधि को अपनाया? साक्षात्कार विधि को अपनाया, या तार्किक विधि, या जांच पड़ताल विधि, या उपयोग विधि? तो करेक्ट आंसर क्या हो यहाँ पे साक्षात्कार विधि हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निमोनिक्स। निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो पहला ऑप्शन है जो स्मृति में कई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायक करती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा कि छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा ऑप्शन है छात्रों के समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा कि स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है निमोनिक्स। नेक्स्ट है बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत इतिहास विधि, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नावली विधि और चौथा ऑप्शन है साक्षात्कार विधि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे व्यक्तिगत इतिहास विधि हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपना परिवेश की वस्तुओं को पहचाने एवं उनमें विविध करने लगता है? पहला ऑप्शन है इंद्रजनित कामक अवस्था, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है मृत सक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमृत सक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो है ना हमें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है, जिसमें ये क्या बोल रहे वस्तु को पहचानने में उन्हें विभेद यानी जिससे क्लासिफिकेशन करने लगता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम बोलेंगे ठीक है कि यहाँ पे ऐसे सामान को अलग करो जो पूरी गोल है और जो आपका क्या कहते हैं चिरकुट है यानी जो सर्कल है उसको अलग कीजिए और जो स्क्वायर है वो अलग कीजिए। तो ऑब्वियसली जो 2 से लेके आपका 7 साल तक का जो बच्चा होता है वो ये काम जो है बिल्कुल आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, पौरावस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों की समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन कहा है या खोज का है या सात्मीकरण या निर्माण? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, सात्मीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर ने, रॉबर्ट ने, जीन पियाजे ने, वाइकोस्की ने? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीन पियाजे हो जाएगा। ठीक है, तो निर्माण एवं खोज का संबंध किससे है? तो जीन पियाजे से है। तो इस तरीके से जो है कीवर्ड को याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 8 वर्ष का, 12 वर्ष का? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 6 वर्ष के बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उनके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पूर्व बाल अवस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल अवस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोर अवस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोर अवस्था से संबंधित है। आत्मचेतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का होता है, विद्यालय का होता है, समाज का होता है, धर्म का होता है? तो भाई इसको आप सबको विद्यालय का होता है, समाज का होता है। तो आंसर सी हो जाएगा, समाज का होता है। अभी हम आपको बताया था ना कि जब भी वाइकोस्की आएगा और समाज आएगा तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए
निम्न में से कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? पहला ऑप्शन है अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। दूसरा ऑप्शन है मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है 10 तक के पहाड़ों को मुँह जबानी याद कर लेना। तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो देखिए यहाँ पे याद करना एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, कौन सी एक क्रियात्मक क्रिया किस में हो जाएगा कि मिट्टी के खिलौनों को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट है आप अपने कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, तो इसके लिए निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? पहला, बच्चों के समझ आने वाली समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चों को खूब आखिरी काट देंगे, या बच्चों को कक्षा कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे। तो देखिए अगर हम देखें तो खूब गृह कार्य करेंगे, ये स्टेटमेंट हमेशा पूछा जाता है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में चुपचाप बैठना, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि बच्चों की समक्ष आने वाली समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा हमारा। एक चैप्टर है आपका बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी क्वेश्चन जो है हमेशा आता है और बहुत ही ईजी आता है। चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? पहला है बालक का सर्वांगीण विकास पर जोर देना। दूसरा है बालक के मनोविज्ञान को समझना। तीसरा है बालक केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। और चौथा है आपका बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड पे काम करते हैं। केवल जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछा ना कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो सॉरी क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है कि नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पे देखिए केवल एक नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, केवल जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इस तरीके के पैडालॉजी का क्वेश्चन को यानी सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए। पहला देख लीजिए, बालक का सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है? आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सर्वांगीण जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, फिर ये है बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी हो गया। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? पहला है बालक के आर्थिक स्तर पर, दूसरा है बालक की सामाजिक स्थिति पर, दूसरा है बालक की इच्छा एवं रुचि पर, और चौथा है बालक की मूल्य प्रवृत्ति प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? ठीक है, तो अगर हम देखें आर्थिक स्थिति पे या सामाजिक स्थिति पे या इच्छा एवं रुचि पे, अगर हम देखें तो आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो हम क्या देखेंगे कि उसकी मूल प्रवृत्ति, उनकी प्रेरणा और उनकी संवेग पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आंसर 4 जो रहेगा, आंसर डी जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वधानिक है? पहला है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। दूसरा है शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। तीसरा है शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भावदर्शा पाने में सक्षम है। और चौथा है शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पे आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए? कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, या कितना ज्ञानी, आकर्षक, गुणयुक्त है। देखिए ये सेंटेंस देख लीजिए, वो कितना ज्ञानी है, कितना वो अट्रैक्ट दिखता है, या कितना गुणयुक्त है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बच्चों का विकास ही नहीं कर पा रहा तो ये सबसे क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कोई कम ज्ञानी हो और वो बालक
को अच्छी शिक्षा दे पा रहा है तो उसका व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। यहाँ पे हो जाएगा शिक्षक जो है बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। आंसर यहाँ पे ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। पहला है इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। अब देखिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बोल रहा है तो इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर ए जो रहेगा नहीं ये इसका करेक्ट हो जाएगा। और रटना जो रहता है नेगेटिव कीवर्ड है तो हटा दीजिए, यहाँ पे केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड है हटा दीजिए दोनों को। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के लिए विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखने के लिए सत्य आदेश, सत्य जो है नेगेटिव कीवर्ड है इसको हटा दीजिए। दूसरा बोला बालक में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ठीक है, उत्तरदायित्व एक पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो हम लोग आंसर बी जो रहेगा करेक्ट कह सकते हैं। लेकिन तीसरा देख लेते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मशासन के विकास पर जोर नहीं, ये तो गलत हो गया। चौथा बोला आत्मशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। पहला है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। दूसरा है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना। तीसरा है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। चौथा बोल रहा प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। यहाँ पे बोल रहा है ना क्या संभव नहीं हो सकता, तो संभव नहीं हो सकता ये जो बोल रहा है ना आंसर सी हो जाएगा कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ठीक है, ये जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा के व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। पहला है शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक ये है कि वो उसके परिवार के बारे में जाने। क्या ये ज़रूरी है कि उसके परिवार के बारे में जाने, ऐसा तो भाई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको काट दीजिए। दूसरा बोल रहा है शिक्षक केवल बालक की रुचियों के, केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड है, क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछा है, इसको भी हटा दीजिए। तीसरा बोल रहा है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसके परिवार, अब देखिए बालक के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान के क्या करेगा, इसलिए आंसर सी भी रहेगा। ये भी आपका देखिए भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए, तो ये भी तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि हमें बच्चे के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए और उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति, ऐसा थोड़ी है कि बच्चे गरीब रहेंगे तो उसे शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकता, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता है। पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन बोल रहा पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा बोल रहा पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक ये ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी प्रक्रिया से ये आवश्यकता सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट बोला पाठ्यक्रम संबंधित बनाते समय शिक्षक की आवश्यकता एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल सही नहीं है कि हम शिक्षक की आवश्यकता पे को ध्यान में देंगे या विद्यालय में किस चीज़ की सुविधा है इसको ध्यान में देंगे। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो ये था हमारा चैप्टर 6 जो कि बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा है और इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से प्रोजेक्ट प्रणाली जो है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रगतिशील शिक्षा से, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा सब। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का बुद्धि निर्माण एवं बहुयामी बुद्धि है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी हमें सिटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें से एक क्वेश्चन जो रहता है IQ लेवल पे आ जाता है या कभी कभी हमें देखने को मिल सकता है कि आपका बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत कौन है का प्रतिपादक कौन है या आपका द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो इस तरीके का
भी क्वेश्चन आ सकता है, या समूह तत्व सिद्धांत हो गया, या गिलफोर्ड का सिद्धांत हो सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है आज हम लोग आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? उसका अधिगम, उसकी बुद्धि, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी तेज दृष्टि। तो देखिए सोचने की जो योग्यता है ना, बच्चे किस तरीके से सोच रहा है, ठीक, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर हम देखें कि किसी टॉपिक को देखें और 5 स्टूडेंट से हम लोग पूछेंगे तो उनका जो तरीका रहेगा ना सोचने का वो अलग अलग रहता है। तो उसको हम लोग उसकी बुद्धि, वो सोचेगा कैसे, उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही वो सोचेगा, है ना, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक है, आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि जो है 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक है कैसे बच्चे हैं, ये मानसिक विकलांग छात्र है, तो ये तो हो नहीं सकता। या सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ प्रतिभाशाली 130 या 140 आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग प्रतिभाशाली छात्र कहेंगे, या आपका हम लोग इसको कह सकते हैं श्रेष्ठ बुद्धि कहेंगे, अति श्रेष्ठ बुद्धि कहेंगे। ठीक है, सामान्य छात्र जो रहता है ना ये 100 आपका 109 से नहीं, हाँ 90 से लेकर 109 तक का रहता है। 90 से लेकर 109 के बीच में जो भी बच्चे का मतलब IQ रहता है उसको हम लोग सामान्य छात्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का प्रपतांक प्राप्त करने हेतु सही विधि है। तो देखिए किसी भी यानी IQ अगर आपको निकालने दिया जाए, सिंपल सा बुद्धि लब्धि हम लोग IQ कह सकते हैं, कैसे निकालते हैं, तो किसी भी बच्चे का जो मानसिक आयु मतलब 18 साल का उसका मानसिक आयु, लेकिन उसका रियल में एज जो है 10 साल का है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है ना वो 18 साल के बच्चे के जैसा है। इसको जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक है, आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है जिसकी आयु जो है 15 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है तो आप उसकी बुद्धि लब्धि कैसे पाएंगे? तो 18 से 15 को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे ना उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 यानी 6 2 जा 12, 120 आया है। तो 120 हो गया आंसर सी, है ना। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा सृजन, मतलब क्रिएटिव स्टूडेंट है वो। कहते हैं ना ये क्रिएटिव स्टूडेंट है ना। कोई कोई रट्टा मारता है लेकिन कोई कोई में क्रिएटिविटी होती है। देखिए वो क्रिएटिव किसी नई नई चीज़ों को क्रिएट करने मतलब क्रिएट करता है, तो सृजनशील छात्र हम लोग कहते हैं इसको। तो उसका मतलब बुद्धि लब्धि कैसा रहेगा, औसत से कम रहेगा, औसतन रहेगा, औसत से अधिक होगा, या कह नहीं सकते। तो कह नहीं सकते ये तो हम लोग कहेंगे नहीं, है ना। वो औसत से अधिक रहेगा, औसतन मतलब एवरेज हो गया, तो ऑब्वियसली वो अगर क्रिएटिव है तो वो एवरेज से ऊपर है, क्योंकि एवरेज वाला जो रहेगा वो सोच नहीं सकता। क्रिएटिव तभी होगा जब उसकी सोचने की शक्ति रहेगी, सोचने की शक्ति मतलब उसकी बुद्धि, ठीक है, वो उसकी बुद्धि की बातें कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब ये एवरेज से ऊपर रहेगा ना तभी वो सृजनशील छात्र रहेगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? 70 से कम है, ठीक है, प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े छात्र, क्षीण बुद्धि वाले छात्र, या सृजनशील छात्र। तो देख लीजिए यहाँ पे सृजनशील अभी हम लोग देखें क्रिएटिव जिसका एवरेज से जो है ऊपर है ना। प्रतिभाशाली हम लोग देखें जो कि अति श्रेष्ठ हम लोग कह सकते हैं जिसका 130 यानी सबसे हाई लेवल वाला हो गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 70 से कम, ठीक है, तो इसको हम लोग क्षीण बुद्धि वाले छात्र कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? अभी हम आपको बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ठीक है। तो प्रतिदर्श सिद्धांत का जो प्रतिपादक है मतलब प्रतिपादन कौन किसने किया था? तो हम लोग कह सकते हैं थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके देखिए जब हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे ना तब यहाँ पे हम लोग जो है अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग MCQ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रम आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वो एक क्षीण बुद्धि छात्र है,
तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुयामी बुद्धि वाला छात्र है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर चीज़ में वो मतलब कि आगे है। कोई कोई बच्चे देखिएगा ना, वो खेल कूद में भी आगे है, डांस में भी, हर चीज़ में है, तो उसको हम लोग पता है क्या कहेंगे, उसको हम लोग बहुयामी, इसको मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बहुयामी बुद्धि वाला छात्र है, मतलब वो हर चीज़ में आगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि बहुयामी छात्र निपुण होते हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल जो इंटेलिजेंस वाले जो बच्चे हैं वो किस में मतलब कि अच्छे होते हैं, या तो खेल कूद में होंगे या केवल शैक्षणिक कार्य में, कई प्रकार के कौशलों में उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये बहुयामी छात्र बोल रहा है यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बातें कर रहा है, तो हर चीज़ में होगा ना, तो आंसर सी हो जाएगा ना यहाँ पे। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था, कैटल ने, बीने ने, स्पीयरमैन ने, सर्टन ने। तो ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा, स्टर्न होगा, सॉरी हम सर्टन बोल रहे थे, स्टर्न होगा। नेक्स्ट है, क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है मानसिक विचार को समझने की एक सामान्य योग्यता। दूसरा है व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता। नेक्स्ट है अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, हाँ आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से किसने किया, तो बीने ने किया था, स्पीयरमैन ने किया था, स्टर्न ने, जीन पियाजे ने। तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो बोलिएगा स्पीयरमैन है। नेक्स्ट है बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन, विलियम वुड और स्टर्न एंड जॉनसन। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टर्न एंड जॉनसन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक जो है स्टर्न एंड जॉनसन है। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बीने स्केल बुद्धि प्रशिक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है, 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष और 4 से 14 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 2 से 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 2 से 14 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी छात्र में किशोर अवस्था के बाद तीव्र विकास होता है, अमृत चिंतन संबंधी योग्यता का, तर्क संबंधी योग्यताओं का, पठन संबंधी योग्यताओं का उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमृत चिंतन संबंधी योग्यताओं का आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम है संक्रिया, सूचना सामग्री, उत्पाद और ये सभी। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में से उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा, तो असमान रहेगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा। आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर बी रहेगा, असमान रहेगा, है ना। नेक्स्ट है यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो, ठीक है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वो छात्र मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, अपने आसपास के वातावरण की अच्छी जानकारी नहीं की एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ऑब्वियसली ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो कि चाहे सिचुएशन कैसे भी हो वो हैंडल कर लेते हैं और उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बुद्धिमान कहते हैं ना, बुद्धिमान कहते हैं। तो वहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बुद्धि प्रशिक्षण का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को, साइमन को, बीने को, स्पीयरमैन को। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी ने हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि, मृत बुद्धि, अमृत बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ए होगा, मानसिक बुद्धि हो जाएगा। बुद्धि का प्रकार नहीं है कौन सा, मानसिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, दूसरा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, तीसरा जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट है राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि है। अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर डी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डेन में से नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल बुद्धि प्रशिक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, बुद्धि प्रशिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक मार्गदर्शन, दूसरा है बुद्धि प्रशिक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, दूसरा अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि प्रशिक्षण करना, तीसरा बुद्धि प्रशिक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना।
अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे कि बुद्धि प्रशिक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। नेक्स्ट है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए संवैधानिक उत्तरदायी हो सकता है? पहला ऑप्शन है छात्रों की बुद्धि में अंतर, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर, तीसरा ऑप्शन है छात्रों की रुचि में अंतर, चौथा ऑप्शन है छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरदायी हो सकता है तो छात्रों की बुद्धि में अंतर हो जाएगा, है ना। आंसर ए हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि प्रशिक्षण के महत्व का पता चलता है? तो देखिए, पहला बोल रहा व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि प्रशिक्षण की भूमिका अहम होती है। दूसरा, बुद्धि प्रशिक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। तीसरा, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। नेक्स्ट है, उपयुक्त सभी कथनों से बुद्धि प्रशिक्षण के महत्व का पता चलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सारे आंसर डी हो गया यहाँ पे कि इन सारे स्टेटमेंट से हमें बुद्धि प्रशिक्षण का महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट है आपका कि आजकल बुद्धि प्रशिक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि प्रशिक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? पहला बोल रहा कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, दूसरा बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, तीसरा है आपका कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना, या चौथा है उपयोग सभी शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग के उदाहरण है। तो अगर हम देखें बुद्धि प्रशिक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है, तो देखिए बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, ये सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि नहीं, यहाँ पे हमारा 25 का यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि आधार पर छात्रवृत्ति। हाँ, आप स्कॉलरशिप जैसे कि एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो है जो अच्छी रैंक लाते हैं उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है ना। तो ये भी बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करता है। तो हम गलती से सेकंड बोल दिए थे। इसके आधार पर छात्र अधिगम प्रणाली, तो बच्चे जैसे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने एजुकेशन, आगे की एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है वो डॉक्टर बन जाएगा, उसके बाद तो कोई इंजीनियर बन जाएगा, और जो नॉर्मल रहेगा वो बोलेगा चलो भाई हम बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं ना। और उसी के आधार पर, और ऑब्वियसली बच्चे जैसे होते हैं उसी के आधार पर, मान लीजिए कोई 50% आया तो उसको हम थोड़ी बोल देंगे कि भाई तुम डॉक्टर का तैयारी करो या इंजीनियरिंग करो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा करो तुम ना कुछ जैसे बीए कर लो, या क्या कहते हैं कॉमर्स कर लो। इस तरीके से हम लोग उसको परामर्श देंगे, है ना। तो ये सभी जो है आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि प्रशिक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? पहला बोल रहा परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, दूसरा बोल रहा परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, तीसरा है बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, और चौथा है शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, ठीक है। तो के बाद निम्नलिखित में किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। कि मान लीजिए कहने का मतलब है एक अच्छा शिक्षक है, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? मान लीजिए किसी का जान गया कि भाई ये स्टूडेंट जो है इसका बुद्धि प्रशिक्षण इतना आया है, तो हम अगर वो कुछ करना चाहता है तो हम बोले नहीं ये मत करो, ये बहुत कठिन है, तुम इसको नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की ये परिभाषा किसने दी? थॉर्नडाइक ने, रायबर्न ने, कॉल्विन ने, थॉमसन ने। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कॉल्विन ने दिया था। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? पहला बोल रहा ऑप्शन कि
कई तत्वों का समूह होती है बुद्धि, और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ये देखिए, ये बिल्कुल सही है ना, कि कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है कि बुद्धि जो होता है कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है ना। तो आंसर ए ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी को पढ़ना, फिर भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं आप कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होती है। जो उन क्रियाओं के कई रूप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट बोला, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरा द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत क्या है। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि कौन है, तो बताइए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा स्पियरमैन है ना, स्पियरमैन है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बुद्धि, पहला ऑप्शन बोल रहा है बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है ना। दूसरा बोल रहा है कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनका अपना एक प्रमुख तत्व होता है। तीसरा बोल रहा कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। नेक्स्ट बोल रहा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम है सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरा है द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो याद रखिएगा, यानी एक जनरल होता है और एक स्पेशल होता है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। तो द्विकारक सिद्धांत में दो तरह का बुद्धि की बात करता है, एक सामान्य जिसको जनरल कहेंगे और एक विशिष्ट जिसको स्पेशल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथ ही साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वधानिक उपयुक्त पाया। मानसिक प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। पहला बच्चों की रुचि को, दूसरा बच्चों के निर्णय स्मृति तर्क और आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, जैसे बच्चों की शारीरिक क्षमता को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख सकते हैं हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, उसके निर्णय, उसकी स्मृति तर्क और आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे।